हाँ जी, हम ग्लूकोनियोजेनेसिस डिस्कस कर रहे थे, उसका हमने पूरा पाथवे देखा था, सारे रिएक्शंस हमने देखे और उसमें हमने देखा जो फर्स्ट रिएक्शन है वो उसको फर्स्ट रिएक्शन से बाईपास किया जाता है, जो उसका इरिवर्सिबल रिएक्शन था, लास्ट वाला। ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट रिएक्शन है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का फर्स्ट रिएक्शन है। लेकिन हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस में 3 रिएक्शंस ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल थे। ठीक है, और उन इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अलावा बाकी जितने रिएक्शंस थे वो रिवर्सिबल थे। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के दौरान उन रिएक्शंस को बाईपास किया जाएगा। और अगर आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस को देखना है कि रेगुलेट कैसे किया जा रहा है इस प्रोसेस को, इस पूरे पाथवे को, तो वो भी उन्हीं 3 स्टेप्स पे इसको रेगुलेट भी किया जाता है। उन सारे स्टेप्स को हम वन बाय वन देख लेते हैं। रेगुलेट करना इसीलिए जरूरी है, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ग्लाइकोलाइसिस चल रही है सेल में तो उस दौरान दो नेट गेन जो हमें एटीपी का हो रहा है वो 2 एटीपी है, और जब आप ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहे हैं तो उस दौरान 4 एटीपी और 2 जीटीपी यूज हो रहे हैं। अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहें, ग्लाइकोलाइसिस और पायरुवेट बने और उससे दोबारा से आप ग्लूकोज बना दें, ठीक है, तो फिर ये फ्रूटलेस प्रोसेस होगा सारा। इस वजह से इसको रेगुलेट करना जरूरी है। अगर सेल के अंदर अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया है तो फिर उसको रेगुलेट किया जाएगा और इंसुलिन रिलीज करके इसको ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप करके ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और अगर ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट किया जाएगा ताकि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो। और अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो फिर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को रोक के ग्लूकोज की फॉर्मेशन स्टार्ट की जाएगी और वो ग्लाइकोलाइसिस के उल्ट प्रोसेस चलेगा। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही थी तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब ये दोनों रिवर्स प्रोसेस है सिवाय उन 3 स्टेप्स के जो कि इरिवर्सिबल थे इसमें ग्लाइकोलाइसिस में। बाकी के जितने रिवर्सिबल थे इसमें रिएक्शंस ग्लाइकोलाइसिस में, वही सेम रिएक्शंस ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी होंगे। जो फर्स्ट रिएक्शन था उसमें चूंकि बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो उस रिएक्शन को बाईपास किया जाता है 2 डिफरेंट रिएक्शन से, कि पायरुवेट को उसमें कन्वर्ट किया जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट में। इस तरह अगर किया जाए तो वो तो सिंपली उसका रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसके बजाय इसको 2 स्टेप से गुजार के पायरुवेट को फिर फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। पायरुवेट को पहले कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सैलोएसीटेट में, और यहाँ पे हमने देखा था एंजाइम जो है वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है। और इस एंजाइम के साथ जो को एंजाइम है वो है बायोटीन। यहाँ इस रिएक्शन में हो ये रहा है कि पायरुवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा और ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलोएसीटेट में। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसके साथ जो को एंजाइम है बायोटीन, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है और वो फिर इस को एंजाइम के साथ बाइंड करने के बाद ही इस जो पायरुवेट है उसके साथ अटैच होकर उसको ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर सकती है। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के साथ बायोटीन को एंजाइम जो है उसका होना जरूरी है। और आपके ब्लड में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयंस की सूरत में मौजूद है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो बाइंड करेंगे बायोटीन के साथ कोएंजाइम के साथ, और उसके बाद ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर देगा ऑक्सैलोएसीटेट को। और ऑक्सैलोएसीटेट जो है ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मैलेट में कन्वर्ट होगा और मैलेट में कन्वर्ट होने के बाद ये साइटोप्लाज्म में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होगा और उसके बाद फास्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है, यहाँ आप देखिए कि बायोटीन जो है इसने कैरी किया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को। अच्छा, जो सेकंड इरिवर्सिबल रिएक्शन था इस ग्लूकोनियोजेनेसिस में हो रहा है वो है ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट हो रहा है फास्फोइनोल पायरुवेट में। अब इस दौरान क्या हो रहा है आपको इस ये जो है एंजाइम, इसके नाम से अंदाजा हो रहा होगा, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। कार्बोक्सीकाइनेज यानी एक तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और काइनेज जो है इसके नाम से ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे फास्फोराइलेशन हो रही है। फॉस्फेट जो है एक वो ऐड हो रहा है ऑक्सैलोएसीटेट में और इसको कन्वर्ट कर रहा है फास्फोइनोल पायरुवेट में। और इसी दौरान 2 जीटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज हो रहे हैं और
इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस रिएक्शन के दौरान रिलीज हो जाती है। ठीक है, जो थर्ड रिएक्शन था इसका ग्लाइकोलिसिस का इरिवर्सिबल रिएक्शन, वो उसका रिएक्शन नंबर 9 था। ठीक है, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर आप देखेंगे ये किस तरह से हो रहा है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर तो आपको यहाँ पे एनर्जी देनी थी ना कि फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को आपने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही थी ग्लाइकोलिसिस के अंदर, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या हो रहा है कि आप यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है उसको रिलीज करवा दें, एक फास्फेट यहाँ से रिलीज हो रहा है। बाकी आप देखिए बिल्कुल सेम उसका सारा है स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए कार्बन नंबर 1 से फास्फेट ग्रुप जो था वो रिलीज हो गया और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हो गया। ठीक है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन थे। अब इन्हीं तीनों रिएक्शंस पे जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको रेगुलेट किया जाएगा। इसमें जो लास्ट रिएक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस का 11 नंबर पे जो रिएक्शन होता है लास्ट रिएक्शन, वहां पे ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और ये भी ग्लाइकोलिसिस के अंदर फर्स्ट रिएक्शन था और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन था। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही मौजूद है। जी मैम। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए ग्लाइकोलिसिस का जो ग्लाइकोलिसिस में एक तो ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है, 2 एटीपी और 2 एनएडी पॉजिटिव, यानी ये जो को एंजाइम है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इसमें यूज होता है और उसके बाद ये रिड्यूस हो जाता है, जो कि आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से एनर्जी जनरेट होगी। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ग्लूकोनियोजेनेसिस में देखें तो यहाँ पे 4 एटीपी और 2 जीटीपी यूज हो रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस में आप सिर्फ 2 एटीपी ऑब्टेन कर रहे हैं और ग्लूकोनियोजेनेसिस में आप 4 एटीपी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में चलते रहेंगे तो ये फ्रूटलेस रिएक्शन होंगी, आपको इससे नेट गेन कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस को तभी प्रोसीड करवाया जाएगा अगर सेल के अंदर एटीपी जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है। ठीक है, तो फिर किस तरह से रेगुलेट किया जाता है? सबसे पहले तो आपको फिर यही समझ आ गई यहाँ पे कि अगर जो एटीपी है वो सेल के अंदर ज्यादा है तो वो ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस का जो रिएक्शन है उनकी इनहिबिशन करवाएंगे, ग्लाइकोलिसिस पाथवे की इनहिबिशन होगी और ये स्टिमुलेट किसको करवाएंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको जो ग्रीन सर्कल्स में नजर आ रहे हैं वो यहाँ पे ये ग्लाइकोलिसिस है पूरा, ये जो आपको एक साइक्लिक पाथवे नजर आ रहा है, और ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इसमें सिर्फ उन स्टेप्स को शो किया गया है जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की या ग्लूकोनियोजेनेसिस की रेगुलेशन हो रही है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन तो हम देख चुके हैं, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस की हमने रेगुलेशन को देखना है। इसमें आप देखिए कि 3 स्टेप्स जहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस को रेगुलेट किया जाता है, उसमें सबसे पहले तो ये कि अगर एटीपी जो है वो अबंडेंट एटीपी मौजूद है सेल के साइटोप्लाज्म में, तो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिशिएट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है अगर वो सेल के अंदर अबंडेंट मौजूद है तो वो इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिशिएट करेगा। ठीक है, ये इस वजह से होता है कुछ मैं आपको एक दफा दूसरी स्लाइड पे दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहले हमने बात की थी कि ग्लूकागोन और इंसुलिन जो है वो इन दोनों रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं कि अगर आपने 10 से 18 घंटे के दौरान आपने कोई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं ली तो फिर जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स थे वो खत्म हो गए, अब ग्लूकोज जो है वो जरूरी है तो उसको फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस से उसकी फॉर्मेशन करवाई जाएगी। तो उस दौरान क्या होगा कि पैंक्रियाज ग्लूकागोन जब रिलीज करेगा तो ये इनिशिएट करेगा फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज की सिंथेसिस। ठीक है, यानी हार्मोनल इंडक्शन होगी और वो फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस के फर्स्ट स्टेप के लिए जो एंजाइम हमें रिक्वायर्ड है
उस एंजाइम की सिंथेसिस होगी, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा, ग्लूकागोन क्या करेगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एएमपी, इसके लेवल को एलिवेट करेगा, ठीक है। और ये एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करेगा और फास्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिकाइनेज जीन जो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन को ट्रिगर करेगा। ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन इन नेचर है, तो प्रोटीन ने किससे बनना है, डीएनए से बनना है, ठीक है। तो उस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनना है, तो उस ट्रांसक्रिप्शन को ट्रिगर कौन करेगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को के लेवल को ग्लूकागोन जो है वो एलिवेट करता है, ठीक है। तो आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ स्टार्वेशन इसका जो लेवल है फास्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिकाइनेज का, ये इंक्रीज करता है और इसके इंक्रीज करने से ग्लूकोनियोजेंसिस जो है वो उसका लेवल भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसका रेट इंक्रीज करेगा। अच्छा, उसके बाद इंसुलिन जो है वो ग्लूकागोन के अपोजिटली एक्ट करेगी और फास्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिकाइनेज की प्रोडक्शन में उसकी सिंथेसिस को रिड्यूस करेगी, जिससे ग्लूकोनियोजेंसिस का जो है रिएक्शन उसको इनहिबिट करेगी और वो उसका रेट जो है वो डिक्रीज होगा ग्लूकोनियोजेंसिस का, ठीक है। अब जो रिएक्शन कन्वर्ट कर रहा है फास्फोइनोल पाइरूवेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, ये दरमियान में जितने भी रिएक्शन आते हैं फास्फोइनोल पाइरूवेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक, वो सारे के सारे रिवर्स रिएक्शन थे, यानी वो तकरीबन इक्विलिब्रियम में दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अगर आप इसमें देखें, ये जो पूरा पाथवे है, ग्लीजर एल्डिहाइड 3 फास्फेट और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये जो एरोज शो कर रहे हैं इसको कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर तकरीबन इक्विलिब्रियम में ही ये दोनों जो सबस्ट्रेट्स हैं ये मौजूद होती हैं, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी और ग्लीजर एल्डिहाइड 3 फास्फेट भी। और अगर आपने ग्लीजर एल्डिहाइड 3 फास्फेट को 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो या फिर ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट है इसको अगर आपने 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करना है या 2 फास्फोग्लिसरेट को 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है और ये तकरीबन इक्विलिब्रियम में है। आप रिएक्शन को फॉरवर्ड भी इसको मूव करवा सकते हैं और बैकवर्ड भी ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस थे वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड थी और इस वजह से फिर उन रिएक्शंस को बाईपास किया जाता है इसमें ग्लूकोनियोजेंसिस में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ग्लाइकोलिसिस को रेसिप्रोकल रेगुलेशन होती है ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेंसिस से, ये पूरा समराइज किया गया है कि अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये सेल के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है, तो हमें पता है कि वो किससे आ रहा है, पाइरूवेट से आ रहा है, पाइरूवेट की कन्वर्जन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। तो अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए सेल के अंदर अबंडेंट मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आप ग्लूकोनियोजेंसिस की तरफ जा सकते हैं, आप एसिटाइल कोएंजाइम ए को पाइरूवेट में कन्वर्ट करें और ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट कर दें, यानी ग्लूकोनियोजेंसिस, ठीक है। लेकिन अगर ये कम है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन जो है ये शो कर रहा है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है सेल में तो फिर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस इनिशिएट होगा, वरना ग्लूकोनियोजेंसिस का, ठीक है। और ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोनियोजेंसिस के रेट को इंक्रीज करता है और ग्लूकागोन इसको ग्लाइकोलिसिस के को इनहिबिट करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को इंड्यूस करता है फास्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिकाइनेज बनाने के लिए, जबकि ये जो फास्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिकाइनेज ये इसको ग्लूकोनियोजेंसिस को इनिशिएट करवाएगा और पाइरूवेट काइनेज जो है उसकी इनहिबिशन करता है ग्लूकागोन, ठीक है। उसके अलावा सिट्रेट, सिट्रेट जो कि क्रेब्स साइकिल से आ रहा है, अगर सिट्रेट भी ज्यादा है सेल में अबंडेंटली मौजूद है तो ग्लूकोनियोजेंसिस को ये प्रोसीड करवाएगा और ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करवाएगा। एटीपी सेल के अंदर अगर कम है तो उससे ग्लाइकोलिसिस इनिशिएट होगी, लेकिन अगर एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और एएमपी सेल के अंदर ज्यादा है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट
तो ये ग्लूकोनियोजेंसिस को रिड्यूस करवाएंगे। ठीक है, अगर एटीपी ज्यादा होते हैं तो उससे ग्लूकोनियोजेंसिस जो है उसका रेट इंक्रीज होगा, लेकिन अगर एटीपी कम है तो ग्लाइकोलिसिस का जो साइकिल है वो चलेगा। अब यहाँ पे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लिखा हुआ है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो उससे ग्लूकोनियोजेंसिस जो है उसका रेट इंक्रीज होता है, सॉरी उसका रेट डिक्रीज होता है। उसकी वजह ये होती है कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। एलोस्टेरिक इनहिबिटर का मतलब ये होता है कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट के साथ ये बाइंड करते हैं और उसकी कंफर्मेशन जो है, अरेंजमेंट जो है वो चेंज कर देते हैं अमीनो एसिड्स की, और उसकी शेप चेंज हो जाती है जिसकी वजह से उसकी एक्टिव साइट जो है वो फिर उनके लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहती। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए जो है